Hello students, welcome back again on your YouTube channel Physics by श्री राम सर। सो बच्चों चैप्टर 2 के क्वेश्चंस हम कर रहे थे और टॉपिक्स को कवर करते हुए क्वेश्चन करते हुए बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होगी एंड यू आर एंजॉइंग। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी कवर करेंगे एक दो क्वेश्चन करने के बाद, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ से ऑलमोस्ट बच्चों हर साल ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमने प्रीवियस टॉपिक में हमने ये किया था बच्चों कि जैसे जब हम फील्ड की डायरेक्शन में या फील्ड से एक्यूट एंगल पे चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है, फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे चलते हैं तो बच्चों पोटेंशियल राइज करता है। ये चीज़ हमने करी थी बच्चों लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी उसी का एक दो रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और करते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के परपेंडिकुलर अगर हम चलते हैं तो फिर पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं आता है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने करी थी, अब हम आगे मूव करेंगे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फील्ड लाइंस ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर शोन इन फिगर। नेगेटिव चार्ज दिया हुआ बच्चों, उसकी फील्ड लाइंस यहाँ पे दी हुई है। और डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए स्मॉल नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के लिए चार्ज पार्टिकल को क्या होना चाहिए? चार्ज पार्टिकल को बच्चों एक्सेलरेट होना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों, थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। तो ये हमने पढ़ा बच्चों, ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड की खास बात ये होती है कि ऐसे फील्ड में जब कोई पार्टिकल मूव करता है तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती है, पोटेंशियल काइनेटिक में चेंज होती है, बट टोटल कांस्टेंट रहती है। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ देते हैं। जैसे बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट साइड में, मतलब जैसे प्लस एक्स के अलॉन्ग आई कैप में। अब यहाँ पे आप एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देते हैं, प्लस क्यू चार्ज को, तो बच्चों क्या होगा कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज इस यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन में चलता है अगर ये प्लस क्यू चार्ज जो है बच्चों इस पे फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, अगर तो क्या होगा बच्चों, आप समझ जाइए कि पॉजिटिव चार्ज को अगर आप यहाँ छोड़ देंगे बच्चों तो होगा क्या, फोर्स किधर लगेगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा? और इसकी जगह अगर पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव होता तो फोर्स किधर लगता? अगर ये चार्ज पॉजिटिव नहीं होकर नेगेटिव होता तो फोर्स किधर लगता बच्चों? ये अगर हम देखें तो हमें पता है बच्चों, अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स किधर लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बच्चों किधर लगता है? फील्ड की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा? क्यू ई वैल्यू का। और नेगेटिव पे किधर लगता है? फील्ड के अपोजिट। तो अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो नेगेटिव पे किधर लगेगा? फील्ड के अगेंस्ट। अब देखो बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव पे फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन जो है वो फील्ड के अगेंस्ट होती है। अब ये पार्टिकल मान लो बच्चों डी डिस्टेंस मूव कर जाता है, यहाँ से यूनिफॉर्म फील्ड है, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ तक आ जाता है। तो जब ये बच्चों पार्टिकल यहाँ तक आ जाता है, जब ये पार्टिकल यहाँ तक आ जाता है, कितना मूव कर जाता है? स्मॉल डी डिस्टेंस। तो बच्चों आपको ही पता है यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल जो है वो डाउन होता है, कितने अमाउंट से? ईडी अमाउंट से। तो जब वोल्टेज जो होगा वो इस डायरेक्शन में ईडी अमाउंट से बच्चों क्या होगा? डिक्रीज। जब पोटेंशियल डाउन होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी डाउन होती है। और आप देख ही रहे हैं इस पर फोर्स लग रहा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है।
अब एक चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों कि टोटल अगर हम करें के प्लस यू, अगर हम करें इसका किसी भी पॉइंट पे, चाहे इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, इस पे आ जाए, किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम करें बच्चों, तो वो टोटल एनर्जी क्या रहती है बच्चों, वो टोटल एनर्जी इसकी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। काइनेटिक डाउन होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी, पोटेंशियल डाउन होगी तो काइनेटिक बढ़ेगी। तो अगर दोनों तरफ डेल्टा से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा डेल्टा के प्लस यू, मतलब डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा कांस्टेंट। और डेल्टा कांस्टेंट होता है बच्चों जीरो, कांस्टेंट में तो चेंज जीरो होता है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा के इक्वल टू आ जाएगा माइनस का डेल्टा यू। अब ये माइनस जो है ये बता रहा है बच्चों कि अगर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये अगर इसकी जो है वो बढ़ती है, कम होती है, तो काइनेटिक बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा, बट दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर बच्चों चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, वैसे ही नेगेटिव के साथ है, अगर ये नेगेटिव भी यहाँ तक चलेगा डी डिस्टेंस, तो इसके साथ भी यही होगा। अच्छा, ये कितना डाउन होता है, कितना राइज करता है, तो हमने ये देखा कि भाई काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वो बराबर आएगा पोटेंशियल एनर्जी के, लेकिन साइन में अपोजिट। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, तो माइनस का डेल्टा यू, तो यहाँ से डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा माइनस का डेल्टा यू होता है वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने पढ़ा था डेल्टा यू इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। तो डेल्टा, तो माइनस इधर भेज दिया, तो माइनस का डेल्टा यू वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना है बच्चों, वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है क्यू ई और डिस्प्लेसमेंट है डी, और बच्चों ई इंटू डी कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्यू वी। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है। और ये वी कौन है, पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों, वोल्टेज है, वी इज डेल्टा वी, ये यहाँ पे वी कौन है, डेल्टा वी। तो अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्यू वी या क्यू डेल्टा वी अमाउंट से बढ़ती है। सो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बना लेते हैं हम लोग, बाकी क्वेश्चन तो आसान है, समझ लेंगे अभी। फर्स्ट, इफ a charge q accelerate in यूनिफॉर्म, कोई सा भी फील्ड हो बच्चों, एक्सेलरेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डेल्टा वी विच इज इक्वल टू कैपिटल वी वोल्टेज, then its kinetic energy increases by q delta v amount, or you can say q times capital V amount। अब बच्चों एक्सेलरेट की जगह एंड, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है एंड पोटेंशियल एनर्जी उतने ही अमाउंट से डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों, चार्ज फील्ड सिस्टम की। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू एंड ई सिस्टम, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बाय सेम क्यू डेल्टा वी अमाउंट एंड वाइस वर्सा। अगर इसका उल्टा होता है, रिटार्डिंग होता है, तो पोटेंशियल बढ़ती है और काइनेटिक कम होती है उतने ही अमाउंट से। और बच्चों वैसे क्यू डेल्टा वी तो हमेशा लगा सकते हो, और डेल्टा वी को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चों आप लोग डेल्टा वी को या जो कैपिटल वी है उसको ई इंटू डी भी लिख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उसको डेल्टा वी को ई इंटू डी लिख सकते हो बच्चों, ये खास बात है। अब जरा देखते हैं, हमें ये चेक करना है पहले तो, देखो दोनों में से एक एनर्जी बढ़ती है दूसरी कम होती है, वहाँ ये कंजर्वेटिव फोर्स की नेचर होती है बच्चों, ये पढ़ा दी बात आपको, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा दिया। अब एक एनर्जी बढ़ती है दूसरी घटती है, काइनेटिक बढ़ेगी, एक्सेलरेट होगा, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल घटेगी।
ठीक है। और डीएसलरेट होगा, यहाँ पे हम इसको एक बार समराइज और कर देते हैं शॉर्ट में आपको, कि बच्चों अगर हम देखें तो जैसे कल हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन किया था कि हाई से लो पोटेंशियल की ओर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, उस पर फोर्स हाई से लो लगता है, नेगेटिव पे लो से हाई। तो यहीं पे हम इस चीज़ को देख सकते हैं कि फोर्स जब लगेगा बच्चों तो एक्चुअल में होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल कम होगी, बट के प्लस यू कॉन्स्टेंट रहेगी बच्चों। मतलब डेल्टा के बराबर माइनस का डेल्टा यू होगा, और वो कितना होगा, क्यू इंटू वोल्टेज, क्यू इंटू वी, बड़ा वाला वी मतलब वोल्टेज। और बच्चों यूनिफॉर्म फील्ड है तो आप, यूनिफॉर्म फील्ड है अगर, कौन सा फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप V इक्वल टू ई इंटू डी बी लिख सकते हो। तो फिर आपका यही वर्क डन है, और ये आपका यही वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और बच्चों अगर आप V को E इंटू डी लिख दोगे तो आपका ये क्यू ई डी बी बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, चेंज इन काइनेटिक इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू क्यू ई इक्वल टू क्यू टाइम्स ई डी, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी क्यू डेल्टा वी तो लग जाएगा, बट वी को ई इंटू डी नहीं लिख पाएंगे बच्चों। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो एक्सेलरेट जब भी होगा पार्टिकल, काइनेटिक बढ़ेगी, पोटेंशियल डाउन होगी, टोटल कांस्टेंट रहेगी बच्चों। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल के लिए पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों इन्होंने क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है ना, नेगेटिव चार्ज है। अब फील्ड की तरह पहले वो देखो, तो इस नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड की तरह पहले फील्ड बना लें अपन। तो फील्ड तो नेगेटिव चार्ज के कारण खुद की तरफ होता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे लाइंस बनाऊंगा तो ऐसे आएगी। तो बच्चों ये अपने को समझ आ रहा है कि ये फील्ड की डायरेक्शन है। कि फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है। अब बच्चों पार्टिकल ए से बी आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फील्ड की डायरेक्शन है ये, पार्टिकल बी टू ए जा रहा है। तो बी पे आपने नेगेटिव चार्ज को छोड़ दो, एक वेलोसिटी दे दो ए की तरफ। बी नेगेटिव चार्ज को आपने एक वेलोसिटी दे दी और बोला ए की तरफ जाओ, इधर जाने के लिए इसको बोल दिया कि आपको ए की तरफ जाना है। ये नेगेटिव चार्ज है, इसको एक वेलोसिटी दे दिया आपने और बोला ए की तरफ जाओ। अब बच्चों इसमें फोर्स किधर लगेगा, तो फील्ड के अपोजिट लगेगा। तो फील्ड इधर है तो फोर्स तो उधर लगेगा। ये आप ऐसे समझ लो कि ये नेगेटिव इस नेगेटिव को रिपेल करेगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो आप कि ये जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव को क्या करेगा बच्चों, बात को दोनों तरीके समझो। ये नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों वो इस नेगेटिव को रिपेल करेगा, या तो ऐसे समझ लो रिपल्सन के थ्रू फोर्स को, या आप ऐसे समझ लो कि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स जो है वो फील्ड के अगेंस्ट लगेगा। तो फील्ड अगर इधर है तो फोर्स इधर लगेगा बच्चों, ये लगेगा फोर्स, दैट इज माइनस क्यू ई। तो बच्चों एक बार बताओ, ये तो वेलोसिटी से ऑब्ट्यूस एंगल पे लग रहा है, तो अगेंस्ट लग रहा है, अगेंस्ट लग रहा है तो वेलोसिटी तो डाउन होगी। वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, बोले कम ही होगी। वेलोसिटी कम होगी तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो क्वेश्चन था कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा अगर वो बी से ए आता है नेगेटिव चार्ज। तो हम यहाँ पे आंसर में सिर्फ एक वर्ड लिखने की जरूरत है बच्चों। एनालिसिस तो देखो कितनी होती है, बार बार यही होती है, बट आंसर सिर्फ एक ही वर्ड होगा इसका। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर ये बोलते क्यों होगा तो हम ये भी समझा देते कि भैया फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो इस पे फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लग रहा है, तो इस पे इसका डीएसेलरेशन होगा, मतलब रिटार्डेशन होगा, या नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। ये बच्चे से भी समझा सकते हैं। तो डिक्रीजेज, क्या आंसर हो जाएगा, डिक्रीजेज, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अब आगे चलते हैं।
तो आगे मूव करते हैं बच्चों हम लोग। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू दे रखा है बच्चों एज शोन इन फिगर। सबसे पहली चीज, जैसे आपको प्लस क्यू दिया, आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना ही लो किधर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। प्लस क्यू कारण अवे फ्रॉम द चार्ज होता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिक्रीज होता है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो ये तो मुझे समझ में आ गया कि ए पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों ज़्यादा होगा बी के पोटेंशियल से। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमसे पूछा है वी ए माइनस वी बी का साइन क्या होगा। तो भैया अगर ए वी से बड़ा है तो इधर लेके आओ बी को, तो वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, और यू कैन से पॉजिटिव। तो आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी के क्यू वन बाई आर वन, के क्यू टू बाई आर टू लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाली बात लिख दो। अगर लॉजिक में पूछता है बेटा कि क्यों होगा, तो ये लिख दो, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डाउन होता है, सो बी का पोटेंशियल ए से कम होगा, डायरेक्ट लिख दो। ये क्यों बताएंगे, के क्यू बाई आर ए माइनस के क्यू बाई आर बी। अब क्यू प्लस है, आर ए बड़ा, आर बी छोटा है, तो वो सारी एनालिसिस में आप गलती कर सकते हो। तो ये आपके लिए परफेक्ट तरीका है, इससे बेटा गलती के चांस से बिल्कुल बच जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को उठाते हैं यहाँ से। यस स्टूडेंट्स, सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। एक लाइन नहीं दिख रही है, दिखनी चाहिए, वो भी नहीं दिख रही है, हम बना देते हैं एक लाइन। चलो, तो ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया। अब बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, आपको भी पता है बच्चों कि फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डाउन होता है। ये हमने अच्छी तरह पढ़ लिया है। तो ये तो हमें भी पता है कि इधर चलने पे पोटेंशियल डाउन होता है फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस लाइन को देखूँ यहाँ पे और इस लाइन को देखूँ, तो इधर मैं फील्ड की तरफ शिफ्ट कर गया तो पोटेंशियल डाउन होगा। इससे मुझे ये समझ आता है कि ए का पोटेंशियल जो है वो कम होगा सी से। तो मुझे एक बात तो ये समझ में आ गई कि ए का पोटेंशियल कम होगा बच्चों सी के पोटेंशियल से, बिकॉज इसके पीछे मैं लॉजिक क्या दूंगा, ए का सी से ज़्यादा होगा। लॉजिक क्या होगा, अलोंग ई वी डिक्रीजेज। फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, हम लॉजिक ये देंगे कि फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल डिक्रीज होता है बच्चों। तो सी का ज़्यादा होगा और ए का कम होगा। दूसरी चीज़, बी का और सी का सेम होगा, क्योंकि बच्चों अगर मैं बी से सी जाता हूँ या सी से बी जाता हूँ तो मैं फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा हूँ। देखो अगर मैं ना सी से ए जाता हूँ ऐसे, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो जिधर फील्ड है उधर ही मैं जा रहा हूँ, तो थीटा जीरो हो गया। तो अगर मैं सी से कहाँ जा रहा हूँ, ए की तरफ जा रहा हूँ, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। लेकिन मैं अगर बी से सी आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने डिग्री पे मूव कर रहा हूँ, 90 डिग्री पे। तो यहाँ थीटा 90 डिग्री हो गया। तो बी का और सी का सेम मिलेगा, तो सी पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर होगा। उसका लॉजिक ये देंगे बच्चों, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड वी रिमेन कांस्टेंट। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे तो बच्चों पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। अब देखो बच्चों, अब हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर देना तो बड़ा आसान होगा। कैसे, देखो ये कह रहा है अ चार्ज क्यू इज मूव्ड विदाउट एक्सेलरेशन
एसेलरेशन नहीं है बच्चों, इसका मतलब ये हो रहा है बच्चों कि एसेलरेशन जो है वो जीरो है। देखो क्या बोला इन्होंने कि विदाउट एसेलरेशन, तो विदाउट एसेलरेशन का मतलब है एसेलरेशन पार्टिकल का क्या है, जीरो। अगर बच्चों एसेलरेशन जीरो तो उसका मतलब आप क्या समझते हो, उसका सीधा सा मतलब है अगर एसेलरेशन जीरो है बच्चों तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, स्पीड भी कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट है उसका मतलब आप क्या समझते हो, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है बच्चों, क्योंकि हाफ और एम तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों कि जो भी वर्क डन होगा, जो भी वर्क होगा वो किस में जाएगा बच्चों, जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करेगा या फील्ड करेगा वो बच्चों डेल यू के अंदर जाएगा, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। इतना हमें समझ आ गया कि काइनेटिक चेंज नहीं हो रही है तो पोटेंशियल में चेंज जरूर हो रहा है, मतलब काइनेटिक कांस्टेंट है बट यू चेंजिंग, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ये इसका मतलब है इन्होंने जो बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है बच्चों। अब देखिए बच्चों इन्होंने क्या बोला है, A test charge q is moved without acceleration from A to C along the path from A to B then from B to C। तो ऐसे चल रहे हैं हम लोग चार्ज q को लेकर के, ठीक है। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। देखो बच्चों यूनिफॉर्म फील्ड में जब चलते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड में 0 डिग्री पे चलते हैं तो ईडी अमाउंट से पोटेंशियल डाउन होता है, और 180 पे चलते हैं तो ईडी अमाउंट से बढ़ता है। अब इन्होंने अगर हमसे ए से सी पूछा है तो रास्ता इंपॉर्टेंट नहीं है कहाँ से आ रहे हैं, हमें सीधा देखना है ए से सी अगर मुझे जाना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी पूछा है, तो ए और सी में अगर मेरे को मान लो वी ए माइनस वी सी इन्होंने पूछा है, वी ए माइनस वी सी, तो पहली चीज़ मैंने पिक करी कि भैया ये फील्ड जो है ना ये यूनिफॉर्म है। पहला तो मैंने ये पिक किया कि फील्ड यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ई डेल्टा आर या ई डॉट डी लग जाता है। दूसरा अगर मुझे ए से सी आना है, ए से अगर मुझे सी आना है तो मैं क्या करूँगा, ए एंड सी पूछ रहा है तो आप वी ए माइनस वी सी या वी सी माइनस वी ए लिख सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा लिख रहे हो। अगर आप वी सी माइनस वी ए लिख रहे हो, फाइनल पॉइंट को पहले ले रहे हो, फॉर एग्जांपल लेट से कि आप वी सी माइनस वी ए लिख रहे हो, तो बच्चों में से याद रखो बड़े में से छोटा कर रहे हो माइनस तो प्लस में आएगा। तो अब देखो सिंपल सी बात ये है कि आप ए और सी में से कौन सा बड़ा है, तो सी बड़ा है, तो अगर आप वी ए माइनस वी सी लिख रहे हो तो नेगेटिव आएगा, और अगर आप वी सी माइनस वी ए लिख रहे हो तो पॉजिटिव आएगा। अब आएगा कितना, तो अगर मुझे ए से सीधा सी पे पहुंचना है, ये ए है और ये सी है, तो ए से सी पे पहुंचना है तो मुझे चलना कितना है, डी, और फील्ड है ई। अब देखो बच्चों मैं या तो 0 डिग्री पे चलूंगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो मुझे ए से सी डिस्प्लेसमेंट देखना होता है बच्चों, हमें ये नहीं देखना किस रास्ते से आ रहे हैं, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखना है। ये ए है और ये सी है, तो या तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे होगा ए से सी चलेंगे तो, या सी से ए चलेंगे तो ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या तो इधर होगा या इधर होगा। तो थीटा का वैल्यू बच्चों या तो 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि जब भी फील्ड के अलोंग या फील्ड के जस्ट अपोजिट, जस्ट अलोंग जस्ट अपोजिट चलते हैं ईडी का चेंज आता है, तो आंसर तो हो जाएगा ई इंटू डी। अब साइन के लिए आप दिमाग लगा लो बड़ा छोटा कौन सा है यहाँ से, तो अगर आप वी सी माइनस वी ए लिख रहे हो तो प्लस ई डी, और अगर आप वी ए माइनस वी सी लिख रहे हो तो यही माइनस ई डी हो जाता। तो ये चीज़ आपको सिंपली ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार वो बोलता है सी माइनस ए करो या ए माइनस सी, तो टेंशन नहीं होता, बट वो ए टू सी, सी टू ए, ऐसे कुछ कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, हर तरीके से परफेक्ट बन के चलो। ई दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, बट डिस्टेंस दे रखी है। देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 और इसका है 2, तो 6 और 2 के बीच में कितने का डिफरेंस हुआ, 4 का, तो ये 4 का डिस्टेंस हो गया, ठीक है।
तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि डी यहाँ पे 4 है, तो अगर ये वाला लिखता तो आंसर होता +4 ही, और ये वाला लिखता तो बच्चों आंसर होता -4 ही। अच्छा, इन्होंने सेकंड पार्ट में ये पूछा हमसे सेकंड पार्ट के अंदर, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। एट विच पॉइंट ऑफ द टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मोर एंड वाई, तो सीधी सी बात है बच्चों, ये आंसर हो गया। देखो जो अपन ने पढ़ा था, जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर सिंपली हमारा ये हो गया। सॉरी, जो सेकंड पार्ट इन्होंने बोला तो किसका ज़्यादा है किसका कम है, तो वी सी हम यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ सी इज मोर देन ए, सी का, बिकॉज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इंक्रीजेज। जब हम फील्ड के उल्टा चलते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है बच्चों, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो ये चीज़ आई थिंक होप आपको क्लियर हुई होगी। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसमें बस न्यूमेरिकल डाटाज दे दिए हैं। तो चलिए इसको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बच्चों ये क्या कर रहा है, 3 पॉइंट्स, ये डायग्राम को थोड़ा बड़ा ही कर लें क्योंकि समझ में अच्छे से आ ही जाएगा, डायग्राम में सारी एनालिसिस कर पाएंगे। अब खुद ही बताइए बच्चों, क्वेश्चन को तो छोड़िए, आप बताइए पहली चीज़ ई यूनिफॉर्म है, क्लियर। दूसरी चीज़ भैया फील्ड की डायरेक्शन में डाउन होता है, तो ए सबसे पहले आ गया यहाँ पे देखो। अब इन सब का कमी होता आएगा इधर चलने पे, तो ए से बी जाओ या सी जाओ, अगर ए से बी जा रहे हो तो 0 डिग्री पे जा रहे हो, और ए से सी जा रहे हो तो सब एक्यूट एंगल पे जा रहे हो, तो 0 पे जाओ या एक्यूट पे जाओ, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होता है बच्चों। अब 0 पे थोड़ा फास्ट स्पीड से डिक्रीज होता है, और किसी एक्यूट एंगल पे धीरे धीरे डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ से हमने सीधी सी बात लिखी कि अलोंग ई वी डिक्रीजेज। अलोंग से मेरा मतलब होता है बच्चों थीटा लेसर देन और इक्वल टू 90 डिग्री। जो हमारा मूवमेंट है वो एग्जैक्टली अलोंग का मतलब तो 0 ही होता है, पर 90 छोटे मतलब अलोंग ही चल रहे हैं। अलोंग ई वी डिक्रीजेज, ई के अलोंग चलेंगे बच्चों तो वी डिक्रीज होगा। अब इसे साफ हम समझ पा रहे हैं कि भैया सबसे ज़्यादा पोटेंशियल ए का होगा, बी का उससे कम होगा, और बी और सी में अगर मूवमेंट करें तो हम तो परपेंडिकुलर मूवमेंट कर रहे हैं, तो वी बी इक्वल टू वी सी हो जाएगा। बिकॉज इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर टू ई वी रिमेन सेम। वी क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या चलते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये हमें ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एट थीटा इक्वल टू 0 पे चलते हैं और 180 पे चलते हैं, देन तो फिर क्या होता है कि ई डी का चेंज आता है। 0 और 180 पे जो चेंज क्रिएट होता है पोटेंशियल में वो ई डी का होता है। और अगर थीटा लेस देन, दोनों केस में डिक्रीज होता है, थीटा लेस देन 90 होता है तो फिर हम ई डी कॉस थीटा लगाते हैं, या लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90। मैं साइन की बात यहाँ पे भी नहीं कर रहा, वैसे 0 पे डाउन होता है और 180 पे बढ़ता है। बट अगर मान लो 0 फील्ड के एग्जैक्टली अलॉन्ग ही चल रहे हो तो ई डी लगा दोगे, एग्जैक्टली उल्टा ही चल रहे हो 180 डिग्री पे तो भी ई डी लगा दोगे। लेकिन अगर आप 0 और 180 के अलावा किसी और एंगल पे चल रहे हो तो ई डी नहीं लगाओगे, ई डी कॉस थीटा लगाओगे।
चलो क्वेश्चन में क्या बोला इन्होंने, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। तो इतना तो कन्फर्म है बच्चों, अगर मुझे ए और सी के बीच में निकालना है वी ए माइनस वी सी, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ए और सी के बीच में निकालना है तो सी और बी का तो बराबर है ना, तो वी ए माइनस वी सी को मैं लिख सकता हूँ वी ए माइनस वी बी। क्यों? क्योंकि बच्चों सी का और बी का पोटेंशियल बराबर है, तो जब मैं वी ए माइनस वी सी निकाल रहा हूँ तो मैं उसको वी ए माइनस वी बी लिख सकता हूँ। अब ये वाला बच्चों हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लो पे होगा। अब मुझे ए और बी के बीच में निकालने की ज़रूरत है, तो मैं अगर चल रहा हूँ यहाँ पे ए से बी, बताओ मैं कितने डिग्री पे चल रहा हूँ, तो मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे चल रहा हूँ। तो मैं थीटा इक्वल टू 0 पे चल रहा हूँ तो कितने का चेंज आएगा, ई डी का चेंज आएगा। और बच्चों ए का पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है और सी इसका कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये मोर है और ये हाई है, तो ये प्लस में ही लिखूंगा मैं। अगर मैं वी सी माइनस वी ए करता तो माइनस में लिखता, तो ई डी का चेंज आ गया, ये लास्ट में लिख सकते हैं हम उसको। तो ये हमारे पास ई कितना दे रखा है, तो ई हमें इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 5 इंटू 10⁻3, ये ई दे रखा है। और डी कितना दे रखा है, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, सॉरी बेटा यूनिट का ध्यान रखें, ऐसे ही गलती कराते हैं बोर्ड में। 4 सेंटीमीटर हो जाएगी ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और सेंटी को लिखेंगे 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10, 200 वोल्ट का चेंज आएगा वी ए माइनस वी सी। लेकिन अगर वी सी माइनस वी ए करते बच्चों तो -200 का लिखते हम लोग, -200 वोल्ट लिखते। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थोड़ा बहुत मैं पढ़ा देता हूँ आपको पहले, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम उनको बोलते हैं जहाँ पे वी रिमेन सेम, सरफेस विच हैव सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। जिस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहता है उसको ही हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसका भी 10 ही वोल्ट है, तो इसका भी 10 ही वोल्ट है। तो बच्चों ये सरफेस क्या हो जाएगी, ये सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगी। हर पॉइंट का वी सेम होना चाहिए, वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अपन पॉइंट चार्ज की बात करें, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए हम बना रहे हैं पहले आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले मैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं। तो आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में सबसे पहले मैं ले रहा हूं अकेला पॉजिटिव चार्ज, पहले मैं ले रहा हूं पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, और फिर मैं ले रहा हूं इधर इधर अकेला नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू। अब देखो बच्चों ये प्लस क्यू है, अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप बनाओ, या पहले तो हम सरफेसेस की बात कर लेते हैं। तो मैं एक सरफेस बनाता हूँ इस तरह से, ये इस सर्कल नहीं है, दीज आर स्फीयर्स, वो भी हम देख लेंगे, ये स्फीयर है। अब मान लो ये इससे बच्चों r1 डिस्टेंस पर है, तो इसके इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा KQ/R1, तो इसका भी तो KQ/R1 ही होगा, इसका भी तो KQ/R1 ही होगा। एक दूसरी सरफेस बना दूं मैं ऐसे, अब मान लो ये जो सरफेस है इसका बच्चों यहाँ से डिस्टेंस है R2, तो इस सरफेस के हर पॉइंट का ही KQ/R2 हो जाएगा, इसका भी KQ/R2 हो जाएगा, इसका भी KQ/R2 हो जाएगा।
तो हर पॉइंट का ही KQ/R2 हो जाएगा। अब बच्चों यही चीज़ अगर नेगेटिव चार्ज तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हो गई। ये बच्चों पहले बात तो ये समझ लीजिए, ये सर्कल्स नहीं स्फीयर्स हैं। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि ये जो है ये हम बनाते हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स, क्या बनाते हैं? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जब भी आइसोलेटेड चार्ज होगा तो कंसेंट्रिक स्फीयर ही बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी। अब जरा आप देखिए, ये जो स्फीयर है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, इसी स्फीयर को हम इधर बना दें। बट बच्चों अब की बार चार्ज नेगेटिव है, नॉट पॉजिटिव। चार्ज नेगेटिव है तो फ़र्क क्या पड़ेगा? सब कुछ सेम ही रहेगा बच्चों। फ़र्क ये पड़ेगा कि ये स्फीयर्स जो है इस पे पोटेंशियल के वैल्यू नेगेटिव में लिख देंगे, इतना सा फ़र्क पड़ जाएगा, बाकी तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है। या हम नेगेटिव में लिख देंगे पोटेंशियल के वैल्यूज़, ये लो। बाकी ये कंसेंट्रिक स्फीयर ही होंगे। तो अकेला पॉइंट चार्ज होगा तो कुछ ऐसे होगा। अच्छा बच्चों एक चीज़ और समझ ले हम लोग कि अगर मेरे को कोई ये बोले कि आपको है ना, आपको ये तो पता है कि फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल डाउन होता है। तो अगर जैसे एक पॉजिटिव चार्ज हमें दे दिया जाए, लेट से बच्चों ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ से कुछ बातें सीखेंगे बच्चों हम लोग। अब ये जो प्लस क्यू के चारों तरफ मैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहा हूँ। जैसे एक सरफेस ये बनाया मैंने, दूसरा ये बना दिया, तीसरा फिर बना देते हैं हम लोग, फिर एक और सरफेस बना देते हैं। ये लो, ये सरफेसेस बच्चों हम लोग बनाते गए। तो अब क्वेश्चन ये आता है क्या ये डायग्राम सही है? ये डायग्राम सही नहीं है तो फिर सही डायग्राम क्या है? तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा हूँ, कई बार वो हम लोग को मेंशन नहीं करते हैं, बट वो चाहते हैं कि हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ सर्फेसेस बनाएं। जैसे मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये चीज़ ध्यान रखिए। कहाँ तक जाएगी आप सब जानते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगी सर। तो अब ये मैं लाइनें बना देता हूँ बच्चों, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना रहे हैं हम लोग। इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये लाइंस बना रहे हैं हम लोग।
थोड़ी बहुत और लाइंस बना सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एरो मार्किंग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पॉजिटिव होगा तो निकलेगी, नेगेटिव होगा तो वापस आएगी, तो उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी। और ऐसे एरो मार्किंग सब पे नहीं दे रहा, कुछ एक पे दे देता हूँ, जैसा कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पे। अब बच्चों फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। अब उन्होंने हमें ये सरफेसेस बनाने के लिए बोल दिया, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब वो क्या चाहते हैं कि आप जो सरफेसेस बनाओ ना, वो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस पे बनाओ। जैसे पहली सरफेस जो है उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है लेट से, तो उसके जस्ट अगली सरफेस अगर आपको 20 वोल्ट फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे कम होता है और वैसे बढ़ता है, तो अगली सरफेस अगर 20 वोल्ट के डिफरेंस पे बनानी है तो या तो 80 वोल्ट होना चाहिए उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल, या 120 होना चाहिए। फिर उसके अगला 60 होना चाहिए या इधर 140 होना चाहिए। फिर उसके बाद में जैसे 40 होना चाहिए या इधर 160 होना चाहिए। तो अगर कोई भी दो सरफेसेस के बीच में जब गैप देखेंगे तो 20-20 वोल्ट का आएगा। तो अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस बनानी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस बनानी है बट पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखना है उनके बीच में, कोई भी दो सरफेसेस के बीच में। तो जैसे मैं आपको एक यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दूं कि लेट से सपोज करो कि ये सरफेस 100 वोल्ट का सरफेस है, ये वाला हर पॉइंट पे 100 है। और अब हमें अगला सरफेस जो है वो जैसे सपोज करो कि 100 वोल्ट कैसे आया, तो अब आप समझ सकते हैं कि लेट से कि इस सरफेस का यहाँ से जो डिस्टेंस है वो बच्चों आर है। तो 100 कैसे आया, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आर डिस्टेंस पे के क्यू बाई आर होता है, तो के क्यू बाई आर का वैल्यू 100 है। अब क्यू तो चेंज होगा नहीं बच्चों, क्यू फिक्स है, के फिक्स है। अब आर बढ़ेगा तो ये डाउन होगा, लेकिन 80 कब आएगा, जैसे मान लो ये आर पे 100 आ रहा है तो 80 कितने पे आएगा। तो मान लो कि मैं बोल देता हूँ इससे कि यहाँ पे ये आर डेस पे आएगा, तो के क्यू बाई आर डेस वहाँ पे ये 80 आना चाहिए। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूँ तो यहाँ से बच्चों आर डेस अपॉन आर का वैल्यू आ जाएगा। अगर इन दोनों को अपन डिवाइड कर दें तो आर डेस अपॉन ऊपर चला जाएगा, आर नीचे, आर डेस अपॉन आर का वैल्यू आ जाएगा 100/80 मतलब 5/4। तो आर डेस हो जाएगा, आर डेस का वैल्यू आएगा 5/4 आर, 5/4, 5/4 का मतलब हो गया लगभग 1.25। तो दूसरा जो है अगर ये आर पर है तो कोई 2R पे नहीं बनेगी, वो 1.5/4 का मतलब हो गया 1.25। तो अगर ये आर डिस्टेंस पे पहली सरफेस बनाई है तो अगली सरफेस आपकी बनेगी कितनी पे, पहली सरफेस आपने आर पे बनाई है तो अगली सरफेस कितने पे आ रही है, जो कि 20 वोल्ट कम होगी। फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल कम होता है तो 20 वोल्ट कम होगी। तो बच्चों 5/4 तो 1.25 आएगा, बिल्कुल सही है। तो अगर ये वाली सरफेस की डिस्टेंस आर आ रही है तो ये जो सेकंड सरफेस हमने बनाई है यहाँ पे, इसकी जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, तो ये जो है ये कितने वोल्ट की है, 80 वोल्ट की सरफेस है। और इसकी ये डिस्टेंस कितनी है 1.25 आर, ये डिस्टेंस कितनी आएगी 1. इसको अलग कलर में ले लेते हैं बच्चों, या कुछ समथिंग डिफरेंट। यस, चलो, तो ये यहाँ से कितनी दूर आएगी, तो ये है 80 वोल्ट वाली सरफेस, मतलब इसके हर पॉइंट का ये 80 वोल्ट है, 20 वोल्ट कम पे है ये, हर पॉइंट का ये 80 वोल्ट है। तो ये डिस्टेंस आएगी बच्चों, पहले जो डिस्टेंस थी उसका 1.5 टाइम्स ज़्यादा, तो ये आएगी 1.25 आर, 1.25 आर पे आएगी। अब मैं अगली तीसरी सरफेस बनाने जा रहा हूँ जिसका पोटेंशियल आप कम कर दीजिए बच्चों, 20 और कम कर दीजिए। कई बार वो मैं बोलता नहीं है क्वेश्चन में कि यार इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस में बनानी है, बट वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे आएगा बच्चों। तो अगली मैं 60 वोल्ट वाली बनाने के लिए कह रहा हूँ आपको। तो 60 वोल्ट वाले के लिए कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, तो के क्यू बाई अब की बार आर डबल डेस मान लो। तो अब आप एक काम करो कि फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर दो वापस से, फर्स्ट और इसको, तो के क्यू तो कट जाएगा, तो यहाँ आर डबल डेस अपॉन आर का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 100/60, 100/60। तो ये आ गया हमारे पास 5/3, तो ये आ गया 3 × 1 = 3.6
1.66। तो अगली जो तीसरी सरफेस बनेगी डियर स्टूडेंट्स, वो कहाँ बनेगी बताओ? तो वो बनेगी 1.66 आर। अब तो 1.25 के बाद 1.66 आर पे बनेगी। तो मतलब अभी 2 आर तक नहीं पहुंचे हम। तो 1.2 आर कहाँ होगा? मान लो 2 आर का वैल्यू इतना होगा, ये 2 आर है, तो इससे ही पास रहेगी। तो अब मैं आपसे जैसे बोल रहा हूँ बच्चों कि ये तीसरी सरफेस रहेगी। अब ये तीसरी सरफेस कहाँ रही? तो तीसरी वाली सरफेस की जो डिस्टेंस होगी यहाँ से वो ये होगी, और ये होगी 1.66 आर, और 60 वोल्ट वाली सरफेस होगी। इसके हर पॉइंट का 60 वोल्ट होगा बच्चों। अब मैं आपसे कह रहा हूँ 40 वोल्ट वाली बनाते हैं। तो अब आप इसमें नोटिस करेंगे ना बच्चों, ये बल्कि थोड़ा सा दूर रखना चाहिए था हमें, हल्का सा क्लियरिटी फॉर द यस। बच्चों ये है फिजिक्स को समझना, बाकी तो आप रटते तो हो ही। चलो अब मैं आपसे कहता हूँ कि अब आप बनाएंगे फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट और डाउन करते हैं 40 वोल्ट वाली सरफेस। तो के क्यू बाई अब आ जाएगा आर ट्रिपल डेज जो भी है, पर अब की बार 40 वोल्ट पे चले गए हम। अब फिर से डिवाइड करो, आर डेज बाई आर इक्वल टू 100/40। 100/40 मतलब 10/4। तो 10/4 कितना हो गया बच्चों? 5/2 2.5। तो 2.5 आर। तो देखो ये आर है, तो ये क्या हो गया 2 आर, और इसका भी 0.5 तो करना ही है, तो इसका भी आधा। यहाँ पे अगली सरफेस बनेगी। तो अगली सरफेस जो है वो डियर स्टूडेंट्स ये मान लो। अब बच्चों ये देखो कि जो अगली सरफेस आपने बनाई वो कितने वोल्ट पे बनी? 40 वोल्ट वाली सरफेस है। इसका 40 वोल्ट है, इस पॉइंट का भी बच्चों 40 वोल्ट होगा, इस पॉइंट का भी बच्चों 40 वोल्ट होगा। कितने पे बनी? 2.5 आर। तो ये डिस्टेंस है 2.5 आर। फर्स्ट वाला जो सरफेस है उसका 2.5 टाइम ज़्यादा। अब मैं कहता हूँ आपको कि अब बच्चों आप ऐसा करो 20 और कम कर दो। तो अब आप अगली सरफेस कहाँ बनाओगे? 20 वोल्ट वाली। तो के क्यू बाई आर डेस इक्वल टू, अब 40 से 20 पे आ गए, फिर 20 का डिफरेंस लेते जा रहे हैं। अब फिर से डिवाइड कर दो, तो आर डेस बाई आर अब सीधा 5 आ जाएगा। तो 5 गुना आर का 5 गुना, तो जितना ये है 2.5 गुना उतना ही और ले लो। यहाँ पे तो नेक्स्ट सरफेस आपकी यहाँ बनेगी। ये हो ना बात, मज़ा आ रहा है यार, क्या शानदार टॉपिक है। तो देखो बच्चों 5 आर डिस्टेंस पे 20 वोल्ट वाली सरफेस ये है। इस पॉइंट का 20 वोल्ट, इस पॉइंट का भी 20 वोल्ट, इसके सारे पॉइंट का 20 वोल्ट है ना। और ये डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से यहाँ तक? ये आई है 5 आर। अब देखो बच्चों से आपने 20-20 वोल्ट के डिफरेंस से बनाई, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ सरफेसेस पास पास आ रही है। ये जो जगह है यहाँ सरफेसेस पास पास आ रही है, ये वाली। ये 5 आर डिस्टेंस पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, ये सरफेसेस के बीच में गैप, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है 20-20 का, लेकिन ये गैप कम है। ये थोड़ा बढ़ गया, ये और बढ़ गया, और ये और बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ लाइनें पास पास है, लाइनें पास पास होने का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग फील्ड। वहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेज अगर आप बनाते हो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ, तो वो आपको जो है पास पास मिलेगी। और जब फील्ड वीक होता जाएगा तो इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक भी बच्चों 20 वोल्ट ही हो रहा है। 80 से कितने पे आ रहे हैं अपन? सॉरी 60 से, ये 60 वोल्ट वाली, हाँ 60 से अपन यहाँ 40 पे आ रहे हैं। 60 से 40 पे आना और 40 से 20 पे आना, पोटेंशियल डिफरेंस में सेम डाउनफॉल आ रहा है, बट बच्चों डिस्टेंस देखो आप बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब ये हो गया
कि जहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट हमें ये समझ में आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज़ के अंदर। पॉइंट्स यहाँ नोट कर लेंगे, बाकी समझते रहेंगे आगे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक से। पहला तो ये आता है बच्चों कि इन इफ़ वी ड्रॉ, जैसे मेरे पास इसका आंसर ऑलरेडी है, आई विल पिक डायरेक्टली। यस, तो ये मैं पॉइंट यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बच्चों, इफ़ वी ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, दे विल बी क्लोजर इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगर वी सेम रख रहे हैं दो सर्फेसेस के बीच में, देखो अब आप कहोगे सर वी अलग हो गया, इक्विपोटेंशियल कैसे हुई? अरे मेरे भैया, ये एक सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है जो 20 वोल्ट वाली है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है बट 40 वोल्ट वाली है। अब सरफेस, एक सरफेस से दूसरे पे जाओगे तब तो चेंज होगा ही ना। कई बच्चे सोचते हैं सर चेंज हो रहा है, फिर सेम काम हुआ पोटेंशियल। एक सरफेस पे कांस्टेंट है, बट व्हेन वी मूव फ्रॉम वन टू अनदर सरफेस देन तो चेंज आएगा। तो बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेसेज को आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जहाँ पे क्या होगा बच्चों कि ई ज़्यादा होगा ना, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा वहाँ पे बच्चों डिस्टेंस जो है वो कम होगा, और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा, फील्ड लाइंस दूर दूर हो जाएगी, वहाँ पे तो डिस्टेंस गैप बढ़ जाएगा बच्चों। दूसरी चीज़ आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, तो ये हो गई बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हो गई बच्चों किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस। इनके बीच में अगर आप यहाँ पे एंगल की नोटिस करेंगे तो ये एंगल यहाँ पे आएगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब हमें एक बात समझ में आती है कि किसी भी पॉइंट पे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सेकंड पॉइंट यही है बच्चों, सेकेंड पॉइंट भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से 90 पे होता है। इसके एक्सप्लेनेशन और भी होंगे आगे, जब क्वेश्चन पूछेगा तो हम अलग अलग तरीके से भी इसका आंसर देंगे। तीसरा चीज़ ये होती है बच्चों कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी कट नहीं करती। तो अगर क्वेश्चन हमारे पास होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्वेश्चंस में ही आंसर देंगे। अब लेकिन मेरे को क्वेश्चन अभी रिसेंटली तो नज़र नहीं आ रहा, तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या मैं डायरेक्टली पिक कर लूँ बच्चों आंसर? चलो बता ही देते हैं, डायरेक्टली भी हम पिक कर सकते हैं। यस, मिल गया है, अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को भी समझ लेते हैं बच्चों। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, अब यहाँ पे टू बोलने का मतलब क्या है? तो बेटा बात हो रही है डिफरेंट सरफेसेज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल। टू डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेसेज मीन्स सरफेसेज ऑफ डिफरेंट पोटेंशियल कैन नेवर इंटरसेक्ट। जैसे बच्चों ये 10 वोल्ट का सरफेस है, ये 20 वोल्ट सरफेस है, अभी कभी कट नहीं करेंगे। अगर ये कट करेंगे तो ये जो पॉइंट है ये तो दोनों ही सरफेस के ऊपर आ गया। तो ये सरफेस बोलेगी कि यार इसका पोटेंशियल 10 होना चाहिए, वो बोलेगी कि इसका 20 होना चाहिए। तो भैया एक पॉइंट पे नेट वोल्टेज का वैल्यू, नेट पोटेंशियल का वैल्यू एक ही हो सकता है, दो नहीं हो सकते एक पॉइंट पे। अब आप कहेंगे सर दोनों ही 10-10 वोल्ट वाली हो तो फिर दो कैसे हो जाएगी? वो फिर तो एक ही होगी भाई, दोनों टच हो गई। ये सरफेस ऐसे जा रही है और एक सरफेस इसके टच में ऐसे आ रही है। अब ये 10 वोल्ट वाली है सरफेस है,
और ये भी 10 वोल्ट वाली है, केवल इसी एक ही जगह पे टच हो रही है ये, पर ये पूरी एक ही सरफेस मानी जाएगी, फिर दो नहीं मानी जाएगी, ये पूरी एक ही सरफेस मानी जाएगी। तो ज़्यादा दिमाग लगाना भी खतरनाक हो जाता है। तो इसलिए बच्चों सिंपल सी बात ये है कि डिफरेंट पोटेंशियल वाली दो सरफेसेस कभी भी कट नहीं कर सकती। अगर वो कट करेगी तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वहाँ पे दो अलग अलग वैल्यू आएंगे, जो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सिंगल पॉइंट पे पोटेंशियल का एक सिंगल यूनिक वैल्यू होना चाहिए, दो सेपरेट वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे बनती है, तो वो भी देख लें। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कई बार बनाया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पिक कर लेते हैं। पहले हमने ड्रॉ भी किया है काफ़ी बार। जैसे यहाँ पे हमने किया था, इसी को ले लेते हैं बच्चों। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहचान ये है कि लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पिक कर लेते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही पिक करेंगे, आई नीड स्लाइड, चलो नहीं हो रहा। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों। अब हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने ये सीखा था कि अगर मैं फील्ड के परपेंडिकुलर आप जब चलोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे सिंपल सी बात है बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस फील्ड के परपेंडिकुलर अगर आप मूवमेंट करते हो, ये लो, तो फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पे पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे इस पॉइंट पे पोटेंशियल V है, तो इसका भी V रहेगा, इसका भी पोटेंशियल V रहेगा, इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा। अब यूनिफॉर्म फील्ड में अगर d डिस्टेंस मूव कर जाओ आप, तो ED अमाउंट से डाउन होता है, 0 डिग्री पे चलते हैं फील्ड की डायरेक्शन में, और अपोजिट चलते हैं तो ED अमाउंट से बढ़ता है। तो अगर बच्चों मैं एक सरफेस यहाँ पे बना दूँ d डिस्टेंस चलने के बाद, ये डिस्टेंस हमने जो मूव किया दैट इज d। तो जब मैं d डिस्टेंस मूवमेंट कर जाऊंगा तो उसके बाद मुझे पता है फील्ड की डायरेक्शन में डाउन होता है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, कितना कम कर दो, ED कम कर दो, तो V माइनस ED। तो इसका भी ऐसे ही होगा V माइनस ED, तो इसका भी ऐसे ही होगा V माइनस ED। क्योंकि परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होता ना, तो अलोंग चलने पे ED कम हो गया, फिर बाकी सबका क्या रहेगा, V माइनस ED, V माइनस ED। अच्छा, अपोजिट चलोगे बच्चों तो क्या होगा, d डिस्टेंस चलने पे, तो अपोजिट में d चलते हैं अब की बार। तो फील्ड के अपोजिट चलने पे तो बढ़ता है, तो अगर इस पॉइंट पे V है तो इस पॉइंट पे हो जाएगा V प्लस ED। अब परपेंडिकुलर तो चेंज नहीं होता, तो सब जगह V प्लस ED ही रहेगा, इन सारे पॉइंट पे V प्लस ED ही रहेगा। अब आपको लग रहा होगा ये लाइंस है, कई बार हम लोग ऐसे लाइंस भी बना देते हैं, बट सच में बच्चों ये लाइंस नहीं है, सच में तो ये सरफेसेज हैं, ये तो इनका सेंटर लाइंस है। सच में ये सरफेस है बच्चों, ये सरफेस हो गया, थोड़ा सॉलिड ही बना दें इसको। तो सच में बच्चों ये एक सरफेस है, नॉट अ सिंगल लाइन। सच में तो बच्चों क्या है, ये सरफेस है। जैसे ये सरफेस है, ऐसे दूसरा सरफेस बना दिया हमने, ऐसे तीसरा बना दिया। तो ये कैसी लग रही है सरफेसेस, ये प्लेन्स है बच्चों, ये पैरेलल प्लेन्स है, और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेसेस कैसी होती है बच्चों, पैरेलल प्लेन्स, ना कि लाइंस है बच्चों, पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आपस में पैरेलल सरफेसेस होगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी प्यारे बच्चों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो बच्चों कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो फटाफट से हमने जो सीखा है उसका यूज भी कर लेते हैं। टू यूनिफॉर्मली लार्ज पैरेलल थिन प्लेट्स हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर कैप्ड इन ए XZ प्लेन एट अ डिस्टेंस d अपार्ट। इसके देखो इसमें क्या है बच्चों कि इसके द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इफ द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q रिमेन स्टेशनरी बिटवीन द प्लेट्स। तो देखो अब इसमें थोड़ा रिवर्स शुरू करना पड़ेगा, हमें सरफेसेस कुछ इस तरह से बनानी होगी बच्चों कि ये जो चार्ज है वो स्टेशनरी रहे। तो जैसे एक चार्ज बना दिया मैंने बच्चों, ये -q। अब जिस पार्टिकल पे चार्ज होता है उसका कुछ मास तो होता ही है, जैसे इस पार्टिकल का मास है m और इसके ऊपर चार्ज है -q। अब बच्चों मास की वजह से इस पे नीचे की वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। मतलब अर्थ सेंटर की तरफ। अब इसको रोकने के लिए इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर लगना चाहिए, जो QE होता है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, वो ऊपर लगना चाहिए। तो ये जो QE है इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होना चाहिए, वर्टिकली अपवर्ड। वर्टिकली अप डाउनवर्ड का मतलब होता है बच्चों अर्थ सरफेस के परपेंडिकुलर या टुवर्ड्स द अर्थ सेंटर। अब बच्चों नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर कब लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अगेंस्ट लगता है। तो फील्ड, इसका मतलब फील्ड जो है वो आपका E वैल्यू का वर्टिकली डाउनवर्ड होना चाहिए, वर्टिकली डाउनवर्ड। फील्ड डाउनवर्ड होगा, फोर्स ऊपर लगेगा। अब जरा बच्चों बात को समझिए। अब हमें फील्ड वर्टिक ऐसे प्लेट्स को रखना है, इन दोनों प्लेट्स को ऐसे रखना है ताकि फील्ड का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड हो। तो चलिए प्लेट्स को रख देते हैं। तो जो फर्स्ट प्लेट होगी वो ये होगी और सेकंड प्लेट हमने यहाँ रख दी इसके सामने, लार्ज प्लेट्स, ठीक है। XZ प्लेन के अंदर है ये। तो XZ प्लेन जो है उसके अंदर अगर प्लेट है तो फील्ड तो प्लेट के परपेंडिकुलर है। तो ये यहाँ पे अगर ये देखा जाए तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हम बोल सकते हैं कि ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, ये Z है और ये Y है। तो हम इजीली समझ पा रहे हैं यहाँ पे, क्या समझ पा रहे हैं बच्चों, ये X है, ये Z है और ये Y है, तो ये J है। तो आप बोल सकते हो ये QE आपका J कैप में लग रहा है और ये आपका -J कैप में लग रहा है, क्योंकि फील्ड जो है वो प्लेट के परपेंडिकुलर होगा। दिस इज -J कैप। अब ये वाली जो प्लेट है ये प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की होगी, प्लस सिग्मा, क्योंकि फील्ड नीचे की तरफ रखना है ना, तो ये प्लस सिग्मा वाली प्लेट होगी और ये होगी माइनस सिग्मा। तो फील्ड कैसे होगा, फील्ड होगा प्लस सिग्मा से माइनस सिग्मा की तरफ, ये फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये बच्चों फील्ड की डायरेक्शन होगी। होगा कितना, तो एक प्लेट के कारण इधर होगा नीचे की तरफ σ/2ε0 और दूसरे का भी ये मैग्नीट्यूड हो गया σ/2ε0 और किधर हो गया -J। दूसरे का मैग्नीट्यूड हो गया -σ/2ε0 का, ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन उसकी भी -J है, तो ये मोड इसको प्लस बना देगा। तो ये हो जाएगा 2σ/2ε0 मतलब σ/ε0, ये फील्ड का वैल्यू हो जाएगा और किधर हो जाएगा -J में। तो जरा इस बात को समझ पा रहे होंगे आप लोग। इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। अब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड पूछा है, तो सिंपली बच्चों हमें पता है कि यार हम लोग है ना, ये स्टेशनरी है, चार्ज स्टेशनरी,
चार्ज इज स्टेशनरी। इसका मतलब है इस पे ऊपर जो फोर्स लगेगा QE और नीचे जो लगेगा mg, दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Q इंटू ई का वैल्यू कितना है, चलो ई का तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, m और g के टर्म्स में ही है। तो ये हो जाएगा mg/q, ये वैल्यू हो जाएगा बच्चों। और डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। और अगर उन्होंने XZ प्लेन के अकॉर्डिंग बोले वर्टिकली डाउनवर्ड है वैसे तो, पर उनके अकॉर्डिंग अगर XZ के हिसाब से बोले तो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन आएगा। तो इस तरह से बच्चों इजी क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे बोला है एक +Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। तो ये हो गया +Q, दूसरा है -Q, R डिस्टेंस इनके बीच में, ठीक है, ये डिस्टेंस है R, +Q -Q और डिस्टेंस R है बच्चों। अब फील्ड लाइंस कैसी होगी, तो फील्ड लाइंस ये होगी, प्लस से निकलेगी और माइनस पे ख़त्म होगी। प्लस से निकलेगी और माइनस पे जाके ख़त्म होगी। हम लोग ऐसे ही लाइंस बनाते हैं बच्चों। आप चाहें तो और लाइंस बना सकते हैं। लाइंस प्लस से निकलेगी और बच्चों माइनस वाले चार्ज पे जाके फिनिश हो जाएगी। दैट सिंपल। इस साइड भी ऐसे होगी बच्चों। कुछ इस तरह से लाइंस बना देंगे बच्चों। सो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव से निकलती है लाइंस, नेगेटिव के पास जाती है बच्चों लाइंस। अब ध्यान क्या रखना है बच्चों, जब सरफेसेस बनाएंगे तो जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है वहाँ लाइंस पास पास होती है, जहाँ वीक फील्ड होता है वहाँ दूर दूर होती है। तो जैसे मान लो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने ये बना दी, अब नेक्स्ट सरफेस भी आप ऐसे ही बनाएंगे, बट इधर क्या करेंगे, इधर तो पास रखेंगे और इधर दूर रखेंगे इनको। मतलब मैं आपको बताऊं बेसिकली, ये आपने फर्स्ट सरफेस यहाँ पे बना दी। अब क्या होगा, जब सेकंड सरफेस बनाएंगे तो यहाँ इस साइड जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है वहाँ पास रहेगी और वीक फील्ड की साइड डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जैसे अब यहाँ पे तीसरी सरफेस बनाते हैं हम, तो जिधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है उधर थोड़ी पास में रखेंगे और जिधर वीक फील्ड है उधर डिस्टेंस गैप को बढ़ाते जाएंगे, इस तरह से। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ऐसे ही इधर होगा, फर्स्ट सरफेस आपने ये बना दी, जब आप सेकंड सरफेस बनाएंगे तो आप इधर तो पास में रखेंगे और इधर इधर डिस्टेंस गैप बढ़ाएंगे और इधर पास में रखेंगे।
इधर की तरफ डिस्टेंस गैप को बढ़ा देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे वीक फील्ड है, यहाँ पे बच्चों क्या है, वीक फील्ड, और यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अब जो हमने देखा था ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में पास पास होती है, तो जैसे मान लो यहाँ दो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस डी है, दिस डिस्टेंस इज डी। अब बच्चों यहाँ इन दो सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस ये है डी डैश, सो दिस डी डैश विल बी ग्रेटर देन डी, क्योंकि जहाँ ई कम होगा वहाँ डिस्टेंस गैप आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। इस तरह से बच्चों ये हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू चार्जेस +2 and -2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी 6 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये तो डाइपोल जैसी चीज़ हो गई बच्चों, एक +2 है और दूसरा -2 है। तो ये वाला एक हो गया +2 माइक्रोकूलम और दूसरा हो गया -2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो बच्चों ये डाइपोल हो गया। तो डाइपोल में हमने क्या पढ़ा था, इक्विटोरियल लाइन जो होती है उस पर पोटेंशियल, ये डाइपोल का सेंटर है, तो ये इक्विटोरियल लाइन है, ये लाइन है। और अगर मैं सरफेस बना दूं यहाँ पे, तो ये इक्विटोरियल प्लेन है। अब क्या होगा, इस इक्विटोरियल लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, वो इससे जितना दूर होगा ना, अगर इससे आर होगा तो इससे भी बच्चों उसका डिस्टेंस आर ही होगा। या सरफेस पे भी कोई पॉइंट ले सकते हो, ये पूरा सरफेस है बच्चों, ध्यान रहे। तो ये है इक्विटोरियल प्लेन यानी सरफेस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑल पॉइंट्स इन इक्विटोरियल प्लेन, ये +q हो गया और ये -q हो गया, तो हम इसको डाइपोल बोल सकते हैं। इक्विटोरियल प्लेन आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम +2 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम, सो नेट पोटेंशियल at every point in equatorial plane will be 0। तो ये सभी जगह पे जो पोटेंशियल है वो आपको 0 ही मिलने वाला है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीज पॉइंट्स। अब बच्चों इस वाले प्लेन में बात करें, अगर हम इक्वेटोरियल प्लेन में स्पेशली बात करें, तो इसमें होता क्या, आपने देखा था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये होता है -q से +q, ये तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। एक्सिस पे फील्ड तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आता है, बट इक्वेटर पे फील्ड किधर आता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, जो आपको याद होगा -kp वेक्टर अपॉन r³ आता था आपके, जहाँ डिस्टेंस आप ये r यहाँ से लेते थे सेंटर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कहेंगे कि डायरेक्शन p के अगेंस्ट आ रहा है, p होता है -2 से +2, तो e आ रहा है +2 से -2, p के अगेंस्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हमने लिख दिया b का, डायरेक्शन ऑफ। अब एक तरीके से ये सरफेस जो है ना, ये इक्विटोरियल प्लेन जो है, ये यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, क्योंकि सारे पॉइंट का ही 0 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी हो गया बच्चों। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ दिस सरफेस विल बी फ्रॉम +q to -q, will be from +q to -q, और you can say will be from +2 माइक्रोकूलम to
-2 माइक्रो कूलम। प्लस से माइनस की तरफ हर पॉइंट पे बच्चों क्या मिलने वाला है, डायरेक्शन मिलने वाला है। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, 3 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है अपने को दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन कांस्टेंट इन अलोंग जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, जेड डायरेक्शन के अलोंग है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ता जा रहा है और डायरेक्शन तो जेड ही है। तो सरफेसेस बनानी है और बताना है, तो ये मैंने यहाँ पे सरफेसेस बना रखी है पहले से, और ये मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखो बच्चों, जहाँ मैग्नेट ई ज़्यादा होगा, जैसे इन्होंने बोला कि जब आप जेड के अलोंग जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड के अलोंग है, लेकिन जेड के अलोंग जब आप जा रहे हो तो ई जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा है और इधर कम है। तो अब बच्चों मैंने आपको समझाया था कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाते हो, पहली चीज़ तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सरफेस से 90 डिग्री पे होगा, ये वाली सरफेस भी आप देख रहे हो तो ये 90 डिग्री होगा। तो पहली चीज़ कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ई किधर है, जेड के अलोंग है, तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन होता है, तो आपकी सरफेसेस किस में बनेगी, एक्स वाई प्लेन में बनेगी। ये चीज़ समझने की है। तो पहली चीज़ तो ये हमारी जो सरफेसेस बनेगी ये एक्स वाई प्लेन में बनेगी। इधर हम बना सकते हैं एक्स एक्सिस और इधर हम बना सकते हैं वाई एक्सिस। तो ये एक्स वाई प्लेन में बनेगी बच्चों, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि जेड एक्सिस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, मतलब जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स वाई सरफेस होता है। दूसरा, फील्ड जहाँ वीक होता है वहाँ सेम डिफरेंस पे आप जैसे 20-20 वोल्ट के डिफरेंस पे आपको 3 सरफेस बनानी है, पहले 100 वोल्ट, फिर 80 वोल्ट, 60 वोल्ट, 40 वोल्ट, 4 बनानी है, 5 बनानी है। तो जहाँ फील्ड वीक होता है वहाँ तो उनके बीच में गैप ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वी अगर मुझे सेम रखना है, लेट कि मुझे इसको 20 वोल्ट ही रखना है, तो जहाँ पे क्या होगा, वी मुझे सेम रखना है, तो जहाँ पे ई का वैल्यू कम होगा वहाँ डी ज़्यादा होगा। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे 4 सरफेसेस बना दी। अब पहला 2 के बीच में D1 गैप, वोल्टेज देखेंगे ना तो 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, 20-20 वोल्ट का ही चेंज है। बट यहाँ पे जो गैप है वो D1 है या D2 है या D3 है, कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस के बीच में। तो अब ये D1 तो हाईएस्ट है ना गैप, वाई D1 हाईएस्ट, बिकॉज यहाँ फील्ड वीक है, यहाँ पे वीक फील्ड है, और यहाँ पे ये गैप कम क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो ये पॉइंट भी हमारे यूज़ आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई फॉर एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे वो जरा समझते हैं। लेट से बच्चों पहले हम फर्स्ट पार्ट का ही आंसर देते हैं। तो मान लो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है बच्चों। सपोज करो कि ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो बच्चों, इसमें क्या होगा कि इन्होंने कहा है कि भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके नॉर्मल ही होता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, पर इन्होंने बोला क्यों होता है ऐसा, आप हमें समझाओ। तो हम बोल देते हैं कि लेट से ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है। सपोज ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, एक हो गई सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और दूसरी हो गई सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन। ये 2 डायरेक्शन हमने बना दी। सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ये सरफेस जो है इससे सम एंगल थीटा पर है। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ से इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ डाला और एक हमने यहाँ डाला। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके हमारे पास में 2 कंपोनेंट आएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से सम एंगल पर है, तो इसको हम कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, तो हमने इस वेक्टर को फिर कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, दिस विल बी ई पैरेलल कंपोनेंट, सरफेस के पैरेलल, वो होगा बच्चों यहाँ ई कॉस थीटा। अब
दूसरा कंपोनेंट ऐसे आएगा, वो वाला होगा बच्चों ई परपेंडिकुलर, जो कि ई साइन थीटा होगा। अब बच्चों मान लो कि मैं कोई चार्ज, जो छोटा सा चार्ज को आप यहाँ पे छोड़ देते हो और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मान लो डी आर हो जाता है इधर, ये डी आर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। मैं क्यू चार्ज को यहाँ छोड़ रहा हूँ तो ये डी आर डिस्प्लेसमेंट है। तो इस डी आर के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा, मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, डी आर कॉस थीटा, या मैं इसको बोल सकता हूँ डी एक्स, ये वाला कंपोनेंट डी एक्स हो जाएगा इसका, और ये वाला जो हो जाएगा ये वाई डायरेक्शन मान लो तो इसको डी वाई बोल दूंगा, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। अब जैसे क्या होगा कि वर्क डन, अगर मैं वर्क डन बात करूँ, वर्क डन W बाई ई पैरेलल, तो ई पैरेलल का मैं वर्क डन लिखूँ तो वो होगा चार्ज Q है इंटू ई पैरेलल करूँगा तो ये तो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर है अलोंग द सरफेस dx, तो ये हो गया क्यू ई पैरेलल को मैंने लिख दिया ई कॉस थीटा, तो क्यू ई कॉस थीटा इंटू डी एक्स, तो बच्चों ये हो गया क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वर्क डन है ना, ये जो वर्क डन है ये जीरो तो आएगा नहीं, बट क्या होता है कि अगर मैं कोई चार्ज पार्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों मान लो v है और इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इसकी इस पॉइंट का पोटेंशियल भी v है, तो अगर कोई चार्ज यहाँ से यहाँ जाता है q चार्ज, तो ये v1 है और ये v2 है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब है v हर पॉइंट पे सेम होता है, तो वर्क डन ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो क्या होता है, वो होता है q टाइम्स v2 माइनस v1 लगाओगे आप। अब q टाइम्स v2 भी जीरो है, v1 भी v2 भी v है, मान लो 10 वोल्ट का सरफेस है तो v है, v2 भी v है, तो ये जीरो आ जाएगा वर्क डन। तो ये नॉट जीरो आ गया, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी या इट इज अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की जो प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट बात हो गई। ओवर इक्वी पोटेंशियल सरफेस W क्या आना चाहिए, जीरो। इसका मतलब क्यू ई डी एक्स कॉस थीटा शुड बी जीरो, वो जीरो आना चाहिए, तो कॉस थीटा जीरो आना चाहिए और थीटा 90 डिग्री आना चाहिए। इसका मतलब ये जो थीटा है दिस शुड बी 90 डिग्री, ये थीटा क्या होना चाहिए 90। अगर ये थीटा 90 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ई इधर ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ये थीटा 90 होना चाहिए ताकि ई पूरा का पूरा किधर हो, परपेंडिकुलर हो बच्चों सरफेस की। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया इसको मैथमेटिकली। लैंग्वेज फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हो बच्चों। अब लैंग्वेज फॉर्म में अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो मैं उसको भी यहाँ पे थोड़ा, मेरे पास जो लैंग्वेज फॉर्म का एक आंसर लिखा है तो मैं उसको वहाँ से कट करके यहाँ लगा देता हूँ, थोड़ा शॉर्ट आपके लिए रह जाएगा ये, जस्ट अ मिनट। तो उसको भी हम लोग यहाँ से बुक से है तो बुक से डायरेक्टली थोड़ा शॉर्ट पड़ता है, समझ में आने के बाद यहाँ से लर्न कर लेंगे। तो वो आंसर भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप इसको समझ पाएंगे, लिख पाएंगे। तो ये एक्सप्लेनेशन तो मैंने बच्चों आपको दे दिया, एग्ज़ाम में आप दे सकते हैं। बाकी मैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमने इसका ए पार्ट कंप्लीटली सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट पे आते हैं। ये कह रहा है वर्क डन टू डिसोसिएट दिस सिस्टम, ये सिस्टम में इसको डिसोसिएट करना है तो उसके लिए वर्क डन निकालो। तो भैया ये सिस्टम ले लो पहले, तो इस सिस्टम को, इसका भी आंसर मैंने लगा दिया है पर फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ इसका आंसर हम कैसे देंगे।
तो पहले तो हम समझें कि एसोसिएटेड है और उसको डिसोसिएटेड कंडीशन में ले जाना है। तो उसका मतलब क्या है? तो बच्चों ये जो डिस्टेंस है, ये आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं प्यारे बच्चों कि ये जो डिस्टेंस ए है, अब ये ए नहीं रहनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस है बल्कि इनके बीच में इनफाइनाइट हो जानी चाहिए। ये आपस में एक दूसरे से कितने दूर चले जाने चाहिए? इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाने चाहिए। मतलब देयर इज़ नो इंटरेक्शन, देन वी से दैट दे आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। क्योंकि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये -4 को ये +q फोर्स लगा रहा है, -4 को ये 2q भी लगा रहा है, -4 इन दोनों को लगा रहा है, ठीक है। इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है -4, और ये आपस में एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहाँ फोर्सेस लग रहे हैं। सो दिस इज़ द नॉट डिसोसिएटेड स्टेट। डिसोसिएटेड स्टेट में क्या होगा, ये सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएंगे बच्चों। तो जब सेपरेशन इनफाइनाइट हो जाएंगे तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू इनफाइनाइट, और अभी बोलेंगे यू। तो वर्क डन बाय एक्स्ट्रा एजेंट होता है बच्चों डेल्टा यू। तो डेल्टा यू होता है बच्चों यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल कौन होगा? पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट सेपरेशन जो कि ज़ीरो होती है, तो वो हो जाएगी यू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगी यू कौन है जिसको हमने यू इनिशियल बोला है। तो यहाँ पे यू इनफाइनाइट तो जीरो होता है, तो जीरो माइनस यू, तो एक तरीके से ये माइनस यू के बराबर आ जाएगा। तो पहले यू तो पता लगा लें। तो यू क्या होगा बच्चों? तो यहाँ के Q1 Q2 बाई आर। अब यू का फॉर्मूला 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए होता है के Q1 Q2 बाई आर। इस फॉर्मूले को यहाँ पे कितने इंटरेक्टिंग पेयर्स है? 1 2 एंड 3। तो 3 इंटरेक्टिंग पेयर्स के लिए लगाएंगे तो के विथ साइन बच्चों वैल्यू डालते हैं -4q + 2q, सेपरेशन इज ए, प्लस के 2q इंटू q अपॉन ए, प्लस के -4q इंटू q अपॉन ए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा बच्चों -8kq² बाई ए प्लस 2kq² बाई ए -4kq² बाई ए। तो ये आ जाएगा -10kq² बाई ए। तो ये आ जाएगा -10kq² बाई ए। तो ये हो जाएगा +10kq² बाई ए। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। सो वी हैव डन दिस टॉपिक ऑल्सो, और आप हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बच्चों इसी की तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा एंड बहुत मज़ा आया होगा। थोड़ा फिजिक्स में मेहनत तो होती ही है, क्वेश्चंस के आंसर जब लिखने होते हैं, समझने होते हैं। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, दोस्तों को शेयर भी करो। बोर्ड एग्ज़ाम वैसे भी पास है बच्चों को, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप्स में, लाइक करो, शेयर करो, ताकि और जल्दी जल्दी सारे